दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई रवि प्रकाश द्विवेदी। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा बिहार एपीओ से संबंधित। जैसे कि आपको पता है कि बिहार एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 15 जुलाई को। तो उस संबंध में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो आप जान लें कि उसमें पेपर कौन कौन से हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये पेपर है। और आपका सीपीसी, ये बेयर एक्ट है, बहुत पुरानी वाली है। देखे होंगे अभी नए बच्चे तो नहीं देख पाए होंगे इस बेयर एक्ट को, क्योंकि मार्केट में अब है नहीं। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये भारत का संविधान, ठीक है। ये भी बेयर एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेयर एक्ट है। और यदि आप चाहते हैं कि सीपीसी को बुक से पढ़ें तो ये डॉक्टर टीपी त्रिपाठी की हिंदी मीडियम की बुक बहुत अच्छी बुक है। ये आप इससे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही सरल तरीके से इसको बताया गया है, सीपीसी को इसमें समझाया गया है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत अच्छी बुक है ये, मतलब बहुत एकदम शानदार वे में बताया गया है। तो हमें पहले ये ध्यान देना है सर। और जीएस के लिए मैं एक बार और आपको एक छोटे से वीडियो मैंने बताया था, ये बीपीएससी के लिए स्पेशल बुक है। अगर आप चाहते हैं तो जीएस के लिए आप इसको ले सकते हैं। करंट आप कहीं से भी छोटी मोटी बुक आती है, घटना चक्र आती है, ले लीजिएगा। लेकिन जीएस के लिए आप इसमें टॉपिक वाइज बताया है, क्योंकि बिहार में जो साइंस पूछता है वो इसमें से उम्मीद है आ जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब रही बात पढ़ने की, तो हम ये ध्यान दें कि भारत का संविधान यदि हम देखते हैं तो हमें ये जीएस में भी मिल जाएगा, पढ़ने के लिए लाभ मिल जाएगा इसको पढ़ने से। और हमें इसका लॉ के जो पेपर आने वाले हैं उसमें भी हमें लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत विशेष बात है कि एक तरफ आप मेहनत करेंगे तो दोनों जगह पे आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो पहले तो ये निवेदन है कि कभी भी भारत का संविधान पढ़ें तो उसका प्रेम्बल एकदम रटे रहें, जो उद्देशिका है इसकी, इस पर रटे रहें। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो इस पे निश्चित रूप से इस उद्देशिका पर ही आ जाते हैं कि जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब क्या छोटी सी बात इसमें, ये जो पंथ निरपेक्ष है उसको आगे पीछे कर देगा, ठीक है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन बना देता है। तो जब आप अच्छी तरीके से इसको रटे रहेंगे तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी। दूसरी बात, जैसे न्याय कौन कौन सा बताया गया है उद्देशिका में, राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो अब इसको क्या करता है, कुछ और न्याय लिख के दे देगा। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है कि इसमें न्याय के बारे में कौन कौन सा न्याय बताया गया है, कि सामाजिक तरीके से आपको न्याय मिलेगा, आर्थिक भी न्याय रहना चाहिए, राजनीतिक भी न्याय रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको बारीकी से जब पढ़ेंगे तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जैसे डेट है 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है। तो इसको प्रयास कीजिए, इसको रटे रहिए। और फंडामेंटल राइट है, मूल कर्तव्य है, लोक सेवा आयोग 315 में बताया गया है, ठीक है। और आपात उपबंध है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। ये चीज़ें आप विशेष तौर पर इसमें पढ़ के जाइए। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आपको दोनों जगह पर ये आपको लाभ देगा, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इन सबको भी देख लीजिएगा। मेन सेक्शन कुछ ऐसे हैं, जैसे राष्ट्रपति 72 है आपका, ठीक है, 71 है, इसमें भी आप देख लीजिएगा। 71 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, ठीक है। 71 के 2 में क्या बताया गया है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति के निर्वाचन को जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ है उसको शून्य कर दिया गया, तो उसके द्वारा यथास्थित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग में कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले
किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। मतलब अगर निर्णय के पूर्व उसने जो भी कार्य किए हैं पद पे रहते हुए, तो वह शून्य घोषित नहीं होंगे, अविधिमान्य नहीं बताए जाएंगे। देखिए, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये 71(2) बताता है। तो थोड़ा सा इस तरीके से बारीकी से आप पढ़ेंगे छोटी छोटी चीज़ों को, तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और आप निश्चित रूप से इसमें देखिए, इसमें मेन बात क्या है, फंडामेंटल राइट देख लीजिएगा, मूल कर्तव्य देख लीजिएगा, और आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये देख लीजिए, आपातबंद, लोक सेवा आयोग। इतना तो मतलब मुख्य स्तर पे आप इसको देख के चलिए। ठीक है। दूसरी बात, आप जो नए बेरेट उठाएंगे, जैसे ये है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन रटिए, और परिभाषा खंड जरूर पढ़ के चलिए, क्योंकि परिभाषा खंड से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्योंकि परिभाषा खंड में नई नई परिभाषाएं जोड़ी गई हैं इसमें। ठीक है, इसलिए परिभाषा खंड जरूर पढ़ के जाइए। नई नई परिभाषा कौन कौन सी जोड़ी गई है आप देखिए, जैसे श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा परिभाषा खंड को बारीकी से देख लीजिएगा, और किस में है परिभाषा खंड, या में है, माँ में है, जैसा भी हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, इस चीज़ परिभाषा खंड देख लीजिए, और जो मोटे मोटे इसमें सेक्शन हैं, ठीक है, जैसे आरोप पढ़ लीजिए, एफआईआर से रिलेटेड जितनी धाराएं वो पढ़ लीजिए, और ट्रायल भी देख लीजिएगा। ट्रायल में दोष मुक्ति कहाँ हो रही है, दोष सिद्धि कहाँ पे हो रही है, उन्मोचन कहाँ हो रहा है, सेशन ट्रायल है, संक्षिप्त विचारण है, और बेल से रिलेटेड कुछ सेक्शन है, उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक, सेक्शन काफ़ी कुछ आप ये प्रयास कीजिए कि सेक्शन इसमें रटिए। धाराएं बहुत ज़रूरी हैं रटनी, क्योंकि छोटी छोटी सेक्शन पूछ लेते हैं और वो गलत हो जाता है तो काफ़ी बड़ा नुकसान, क्योंकि नंबर तो सेम रहते हैं सबके, तो काफ़ी बहुत ही घातक वो नंबर सिद्ध होता है। ये चीज़ कीजिए। और सीपीसी की ये बेयर एक्ट है, तो भाई सीपीसी में क्या है कि भाई आपको ऑर्डर भी पढ़ना है, धाराएं भी पढ़नी हैं। तो पहले आराम से आप धाराएं पढ़िए, फिर ऑर्डर पढ़िए। ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप धीरे धीरे धाराओं को ध्यान दीजिए, धाराएं पढ़िए सीपीसी की, और फिर अब ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऑर्डर में कुछ ही क्वेश्चन उठते हैं, मैक्सिमम सेक्शन से ही क्वेश्चन सीपीसी में उठ जाते हैं। तो आप प्रयास कीजिए सेक्शन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, और अगर पढ़ पा रहे हैं तो ऑर्डर तो पढ़ना ही है। ठीक है, ये चीज़ है। ये आपका बीएनएस है। बीएनएस तो भाई इसमें कुछ बचने लायक नहीं है, क्योंकि नए अपराध सब जोड़े गए हैं, बड़े बड़े अपराध जोड़े गए हैं, तो इन अपराधों को पढ़ने की ज़रूरत है। सेक्शन भी पढ़िए और चैप्टर भी पढ़िए, चाहे वो सीपीसी का हो, चाहे वो जो है चैप्टर आपका ऑर्डर भी रटे रहिए, किस ऑर्डर में क्या है। मतलब ऑर्डर चैप्टर तो आपको हर पेपर का रटा रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। अब जैसे आप रिष्टी है, तो रिष्टी में इलस्ट्रेशन समझे रहिए कि रिष्टी की उपयोगिता जैसे कम हो जाती है, रिष्टी में किसी भी वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है, ये रिष्टी कहलाती है। तो उसके इलस्ट्रेशन भी ध्यान दिए रहिए। छल है, छल में क्या क्या इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उसको ध्यान दिए रहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि कभी भी कोई सेक्शन अगर पढ़ रहे हैं उसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है तो उसको विशेष तौर पर ध्यान दिए रहिए। फिर ये भी ज़रूरी है कि वो किस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़े रहिए। महिलाओं से रिलेटेड अपराध पहले बाद में थे, अब पहले कर दिए गए हैं, तो सेक्शन थोड़ा बैठा लीजिए, क्योंकि सेक्शन भूलता है, सेक्शन जो है भूलता है। नई नई बेयर एक्ट है तो सेक्शन भूलता है। आपराधिक मानववध सेक्शन बदल गया, हत्या है 101 में, संगठित अपराध है, छोटे संगठित अपराध है, आतंकवादी कृत्य है, ये सब जो है अभी नए नए सब जोड़े गए हैं, तो इस पे विशेष ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, जो नए अपराध जोड़े गए हैं उस पे विशेष ध्यान दे लीजिएगा। और अभी आप देखेंगे कि कहीं कहीं एक सेक्शन कोई है उसमें 25,000 रुपये जुर्माना है। ठीक है, तो उसको भी इस तरीके से कहाँ कुछ इस तरीके से अगर जुर्माना कुछ ज़्यादा लग रहा है तो उसको विशेष तौर से उसको अलग कर लीजिए कि हाँ
ये इस सेक्शन में 25,000 रुपये जुर्माना है। ठीक है, और इसको बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि सारा बीएनएस जो है बहुत अच्छी तरीके से पूरा हौच पौच हो गया है। बहुत नए अपराध जोड़े गए हैं और दंड भी बढ़ा दिया गया है। और पहले क्या था कि दंड दूसरे सेक्शन में था, अब इसी सब क्लास बना दिए हैं कि उसी के सब क्लास 2 में दंड बता दिया गया है। तो ये सब थोड़ा ध्यान दे के बारीकी से पढ़िए आप धीरे धीरे, और हड़बड़ाएंगे तो उससे कोई बहादुरी होगा नहीं कि आप हड़बड़ा के परेशान होकर चीज़ों को कीजिए। ठीक है, ये आपका साक्ष्य नियम है, तो वही चीज़ अपनाना है आपको। साक्ष्य में भी सेक्शन पढ़िए, और अगर अंदर बहुत अच्छी साक्ष्य नियम में क्या है कि जो आगे के इलस्ट्रेशन बताए गए हैं, दृष्टांत जो बताए गए हैं, उसको बारीकी से बना लीजिए कि 6, 7, 8, 9, 10 में काफ़ी इलस्ट्रेशन बताए गए हैं, तो उसको बारीकी से अपने दिमाग में बना लीजिए कि इलस्ट्रेशन किस सेक्शन से रिलेटेड है। एविडेंस एक्ट में ये ज़्यादा पूछता है। आप प्रयास कीजिए कि अच्छी तरीके से 1 बाय 1, अभी तो हम लोग के पास 50 दिन है, तो अच्छी तरीके से आप इसको सेक्शन सुबह शाम दोहराइए। और ये सारे पेपर कॉन्स्टिट्यूशन पे विशेष जोर दीजिए मित्रों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको दोनों जगह पे आपको मिलने वाला है और काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। यदि आपको ठीक लगे और भी मैं ऐसे प्रयास करूँगा कि कुछ जानकारी दूं या कोई सेक्शन में पढ़ा दूं, जो भी मुझे इस तरीके से लगेगा तो मैं डाल दूंगा। कभी कभी मन करता है कर देता हूं। तो अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद, नमस्कार।